नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनने वाले हैं रीता कुमारी द्वारा लिखी हुई एक संवेदनशील कहानी। कहानी का नाम है स्टेटस। कहानी आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी स्टेटस। माँ की तेज आवाज कानों में पड़ते ही सुमित की नींद खुल गई। अक्सर ऐसी आवाज सुनने की अब उसे आदत हो चुकी थी। सुमित लेटे हुए बोला, क्या हुआ माँ, आज फिर सुबह सुबह क्यों शुरू हो गई? क्या करूं, सुबह सुबह तुम्हारी अर्धांगिनी के साथ भजन गाए बिना मेरा दिन जो शुरू नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठने पर बिना प्रवचन सुने या सुनाए एक कप ढंग की चाय शांति से मिल जाए? माँ की गुस्से भरी आवाज में गंभीरता के बदले खिलंदड़ापन महसूस कर उसे मन ही मन हंसी आ गई। अब माँ सोचो तो दोष तुम्हारा ही है। सही ढंग से काम सिखाओगी नहीं तो बक बक तो करना ही पड़ेगा ना। तू तो चुप कर, जोरू का गुलाम। कितना ही सिखाओ, कहाँ तक सिखाओ, एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती। चाय बनाएगी तो दूध शक्कर ऐसे डालेगी मानो इसके मायके से फ्री कोटा में दूध और चीनी आता है। एक मेरी बेटी निशा है, बचपन से ही घर के कामकाज में इतनी दक्ष है कि लोग उसके काम को देखकर दंग रह जाते हैं। जैसा मैंने अपनी बेटी को सिखाया वैसा ही बहू की माँ ने भी कुछ सिखाया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। फिर हमेशा की तरह उसकी माँ देर तक बेटी की तारीफ और बहू की आलोचना में जुटी रही। उसके बाद दूसरे कामों में बिजी हो गई। सुमित दोबारा सोने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे याद आया आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है। वो बिस्तर से उठते हुए पत्नी सुमन का आवाज देकर बोला, सुनती हो, इतनी देर से रसोई घर में बैठी बैठी क्या कर रही हो? एक कप बढ़िया चाय तो पिलाओ, आज ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। सास के तानों और उनको पलटकर जवाब न दे पाने की विवशता में वो पहले से ही भरी बैठी थी। मौका मिलते ही उसने अपना सारा गुस्सा पति पर उतार दिया और अपनी सास की तर्ज पर ही बोली, रसोई घर में और क्या करूंगी, बैठे बैठे ऐश कर रही हूँ। मैं ठहरी गवार और फुहड़ औरत, मुझे क्या पता चाय कैसे बनती है। सुमित बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अखबार में नजरें गड़ाए बैठा रहा। थोड़ी देर में सुमन एक कप चाय उसके बगल में रख के चली गई। सुमित अच्छी तरह जानता था कि ना तो उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही उसकी पत्नी। जरूरत पड़ने पर दोनों सारे ताने उलाहने भूलकर एक दूसरे का पूरा ख्याल रखती हैं। पर उसकी माँ को शगल था अपनी बेटी की तारीफ करने और अपने द्वारा दिए गए संस्कार को सर्वश्रेष्ठ मानने का, जिसके कारण दोनों सास बहू में गाहे बगाहे तानों और उलाहनों के दौर चलते रहते। सुमित इन दोनों के बीच कभी भी दखल न देता, अक्सर अनदेखे भाव से चुपचाप सब कुछ सुनता रहता। पास पड़ोस में गोदावरी काकी के नाम से मशहूर उसकी माँ का उस मोहल्ले में अच्छा दबदबा था। वहाँ के छोटे बड़े सभी उनकी बड़ी इज्जत करते थे। आस पड़ोस का कोई भी शुभ कार्य उनसे सलाह किए बगैर संपन्न नहीं होता था। हर घर से उनके मधुर संबंध थे। अपनी बहू को भी वो दिल से चाहती थी, पर ना जाने क्यों बहू की छोटी सी गलती भी उनके सामने आ जाती तो किसी आम सास की तरह ही उनकी भी जबान फिसलने लगती। सुमित जल्दी से तैयार होकर 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर चला गया। उसी दिन गोदावरी काकी को अपनी नातिन नेहा की शादी का कार्ड और पत्र मिला। कितने लोगों के काम अकेले संभालने वाली गोदावरी बुरी तरह घबरा गई कि इतनी जल्दी सब तैयारी कैसे करेंगी। मात्र 1 हफ्ते बाद ही तो शादी थी, वो भी दिल्ली जैसे शहर में हो रही थी। इतने कम समय में ही उन्हें ना जाने कितने इंतजाम करने थे। उन्होंने बहू को बुलाकर कार्ड पकड़ाया और फिर दोनों सास बहू आपसी बैर भूलकर शादी की तैयारियों के लिए विचार विमर्श करने लगी। बेटी के घर पहली बार मायके से शादी का सामान जाना था। कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए था कि 10 लोगों के बीच इज्जत रह जाए। उनका दामाद आशीष एक सरकारी दफ्तर में बड़ा अधिकारी था। बेटी को तो उन्होंने सामान्य हैसियत वाले घर में ही ब्याहा था, पर आशीष अपनी कड़ी मेहनत और कोशिशों के बलबूते पर आज इतने ऊंचे ओहदे पर था। वही उनका बेटा सुमित
एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करता था। जाहिर सी बात थी, पद और पैसा दोनों में जीजा और साले के बीच काफी अंतर था। समय के साथ यह अंतर दोनों परिवारों के संबंधों के बीच दूरियां भी लाने लगा, जिससे इधर के 7-8 वर्षों में बेटी का संबंध मायके से औपचारिक बनकर रह गया था। भले ही परिस्थितियों ने संबंधों में दूरियां ला दी थी, पर खून के रिश्ते क्या इतनी आसानी से छूटते हैं? दुख सुख में सबसे पहले इन्हीं रिश्तों की तो याद आती है। गोदावरी काकी ने अपना संदूक खोलकर गाढ़े समय के लिए जमा किए गए 10,000 रुपए और गहनों के नाम पर बची एक सोने का चेन निकालकर बहू को पकड़ा और अपनी पड़ोसन राधा के साथ बाजार भेज दिया। आनन फानन में उनकी बहू सुमन राधा के साथ मिलकर बड़ी होशियारी से शादी का सारा सामान खरीद लाई। चेन को भी साफ करवा कर एक नए डिब्बे में डलवा लाई। सुमित जब घर आया, जोड़ तोड़ कर उसने ट्रेन में आरक्षण भी करवा लिया। फिर क्या था, बेटी को अपने आने की सूचना भेजकर गोदावरी काकी अपना पूरा कुनबा समेटे दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दिल्ली स्टेशन पर उनका नाती मयंक पहले से ही कार लिए खड़ा था। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही जब मयंक ने बढ़कर उनके पांव छुए तो उनका कलेजा गदगद हो गया। गोरा चिट्टा मयंक अपने आधुनिक ढंग के कपड़ों में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। निपट सूती साड़ी में किसी तरह अपनी सस्ती चप्पलें छुपाने की कोशिश करती गोदावरी काकी को न जाने क्यों मयंक के साथ गाड़ी में बैठने में भी संकोच महसूस हो रहा था। घर पहुंचने पर निशा बाहर बरामदे में ही मिल गई। वो कुछ लोगों से बातें करने में बिजी थी। उन पर नजरें पड़ते ही बढ़कर उसने माँ के पांव छू लिए। साधारण औपचारिकता के बाद एक नौकरानी ने सामान सहित उन लोगों को एक कमरे में पहुंचा दिया। कहाँ तो गोदावरी काकी सोच रही थी कि पहुंचते ही बेटी पहले की तरह आकर उनसे लिपट जाएगी, देर से आने के लिए उलाहने देगी, खुद उनकी देखभाल में जुट जाएगी, कौन कौन से काम संभालने हैं इसकी पूरी फहरिस्त थमा देगी। पर बेटी का ठंडा स्वागत देखकर गोदावरी काकी का दिल बुझ सा गया। यहाँ पहुंचने तक दिल में जो उत्साह हिलोरे ले रहा था वो धीरे धीरे शांत पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में कमरे से लगे बाथरूम में बारी बारी जाकर सब नहा धोकर तैयार हो गए। एक नौकर आकर बड़े सलीके से सबके लिए चाय नाश्ता रख गया। खा पीकर सब लंबे सफर की थकान मिटाने लगे। बस एक गोदावरी काकी अपना चाय का कप हाथ में लिए बैठी रही। न जाने क्यों एक कप चाय भी उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। तभी वहां निशा आ गई। अरे माँ, अभी तक आपने एक कप चाय भी खत्म नहीं की है। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी बेटी। अब आप तो माँ घर की हो, फिर यह मेहमानों जैसा बर्ताव क्यों? एक अकेली जान हूं मैं, ढेर सारे काम है, कहाँ कहाँ देखूं? बेटी के अपनेपन से भरे दो बोल सुनकर अब तक का बेगानापन झेलती गोदावरी काकी के अंतस में वात्सल्य हिलोरे लेने लगा। तू चिंता मत कर, हम लोग यहाँ बैठने थोड़ी आए हैं, बस तू बताती जा, मैं और बहू मिलकर सारे काम संभाल लेंगी। थोड़ी देर में वहां मयंक और नेहा भी आ गए। गोदावरी काकी अपने साथ लाए उपहारों को एक एक कर प्यार से सबको थमाने लगी, पर उनके कान अपने द्वारा लाए उपहारों की तारीफ सुनने के लिए नेहा की तरफ ही लगे रहे। नेहा ने अपना उपहार औपचारिकतावश उलटते पुलटने के बाद अपनी माँ के हाथों में थमा दिया। उसमें न तो उपहार को देखने का कोई उत्साह था और न ही लेने का। बस एक मयंक ही था जो अपना शर्ट देखकर किलक पड़ा। वाह नानी, आपने तो मेरा एकदम मनपसंद कलर और सही नाप का खरीदा है, मैं तो इसे आज ही पहनूंगा। निशा सारे सामान समेट कर उठती हुई बोली, अब आप आराम कीजिए, रात में आज संगीत है और मेहंदी है। पर गोदावरी काकी की आंखों में नींद नहीं। वो लेटकर रात को संगीत में गाने के लिए अपने गानों को याद करती रही। शाम को संगीत का आयोजन एक खूब सजे धजे पंडाल में रखा गया था। ज्यादातर औरतें और लड़कियां फिल्मी तर्ज पर नाच रही थी। गोदावरी काकी के पुराने गानों के लिए वहां कोई जगह ही नहीं थी। निशा उनके पास से ही आ जा रही थी, पर उसे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि माँ से भी एक दो गीत गाने की फरमाइश कर सके। हालांकि उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी माँ को शादी ब्याह में गाने का कितना शौक है। गोदावरी काकी ने जितने भी गाने याद किए थे वे सब उनके मन में ही रह गए। बेटे ने किसी से उनका परिचय तक नहीं करवाया था, इसलिए अपरिचित परिवेश में चुपचाप दर्शक बनी
बहू के साथ बैठी रही। बेटी द्वारा की गई अनदेखी चोट की दारुणता ने उन्हें पत्थर सा बना दिया था। थोड़ी देर बाद मेहमानों में ही शामिल होकर खाना खाने के बाद वो बहू के साथ कमरे में आ गई, जहां सुमित पहले से खा पी कर बच्चों के साथ लेटा हुआ था। शायद वो भी अपने को अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। देर रात निशा उनके कमरे में आई। गोदावरी काकी चुपचाप दीवार की तरफ मुंह घुमाए ऐसे लेटी रही जैसे सो गई हो। निशा उनके बगल में लेटी सुमन से बातें करने लगी। भाभी, मैं तो पूरी तरह से बिजी हो गई थी। आप लोगों ने ठीक तरह से खाना खाया या नहीं? आप चिंता न करें दीदी, हम लोगों ने अच्छी तरह से खा पी लिया था। हम लोग कोई मेहमान तो है नहीं जो बार बार आकर आपको पूछना पड़े। गोदावरी काकी को बहू की व्यावहारिकता बहुत अच्छी लगी। थोड़ी देर बाद बहू तो सो गई, पर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। एक तो नई जगह, नया परिवेश, उस पर अपनों द्वारा दिया गया उपेक्षा का दंश। कमरे से निकलकर बाहर टहलने लगी, तभी पास के कमरे से आती आवाज सुनकर उनके कदम ठिठक गए। नेहा की आवाज थी। मम्मी, आप आज दोपहर में कहाँ चली गई थी? अरे माँ, भाभी और दोनों बच्चों के लिए पास की मार्केट से कपड़े लेने चली गई थी। वरना कल शादी में ये लोग अपने साथ लाए वही बेढंगे पुराने फैशन के कपड़े पहनकर तैयार हो जाते। कल होटल में कितने बड़े बड़े लोग आएंगे। अगर जान गए कि ये मेरी माँ और भाभी हैं, तो उनके फूहड़ पहनावे देख कर क्या सोचेंगे? उन्हें तो मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है, पर मुझे तो है। अब यहाँ आ गए हैं तो इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। शादी ब्याह में लोगों के मायके से ना जाने कितना सामान आता है, पर एक मेरा मायका है पूरा कंगाल। जितना वे लोग लेकर नहीं आए, उससे ज्यादा तो उन पर खर्च हो रहा है। तभी उन्हें मयंक की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दे। मम्मी, आप ये कैसी बातें करती हैं? वे हमारे अपने हैं, अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा लेकर आए हैं। उतना सामान खरीदने में ही उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी। मैं तो हैरान हूँ कि फिर भी आप उनसे और ज्यादा की आशा करती हैं। इससे ज्यादा गोदावरी काकी से सुना नहीं गया। वो अपने कमरे में लौट आई। उन्हें लगा कोई विष बुझा बाण उनके कलेजे को चीर गया है। एक मर्मांतक पीड़ा से वो छटपटा उठी। वो भूल ही गई थी कि उनकी बेटी का जीवन स्तर अब उनसे काफी ऊंचा उठ गया है। पैसे कमाने की होड़ में शामिल नई पीढ़ी की नजर में हर रिश्ते की प्रतिष्ठा उसके पैसे और ओहदे के हिसाब से ही होती है। ये जिनकी छांव में पलते बढ़ते हैं, जिनकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखते हैं, जिनके सहारे से अपने उज्जवल भविष्य के सपने संजोते हैं, इच्छित ऊंचाइयों को छूते ही वही माता पिता उन्हें उजड्ड, गंवार और न जाने क्या क्या लगने लगते हैं। किसी से उनका परिचय कराना भी उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं लगता। गोदावरी काकी को यह बात बेहद चुभ रही थी कि उनकी बेटी पहले जैसी नहीं रही। पति और बेटे का ऊंचा पद और धन संपत्ति पाकर उसमें शायद यह दंभ आ गया है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा है जो उसे अन्य लोगों से विशिष्ट बनाता है। आज तक वह बहू में ही खोट निकालती रही, पर यहाँ तो अपना ही सिक्का खोटा निकला। बेटी को दिए जिन संस्कारों पर वो गर्व करती आई थी, उन्हीं संस्कारों के नींव पर खड़ी इमारत को बाहरी परिवेश ने इस कदर बदल दिया था कि अब वो धराशायी होने के कगार पर आ पहुंचा था। बेटी के लिए अंधी ममता के चलते उनकी बुद्धि घास चरने चली गई थी, वरना यूं अपना पूरा कुनबा समेटे दिल्ली नहीं चली आती, बल्कि सिर्फ सुमित को ही भेजती। गोदावरी काकी बिस्तर पर बैठी इसी तरह देर रात तक अपने अविवेकी चित्त को कोसती रही। वो बहू की त्रुटिहीन सेवा के बावजूद हमेशा उससे असंतुष्ट रही और अपनी बेटी की समझदारी की दुहाई देती रही। पर बेटी के पास आकर क्या हुआ? यहाँ भी उनके हर काम और सुख सुविधा असुविधा का ध्यान बहू ही रख रही है। हमेशा उन्हें बहू और बेटे का भरपूर प्यार और सम्मान मिला, फिर भी क्यों उनके अंदर हमेशा अपनी बेटी के प्यार की तृष्णा ही बनी रही? शायद इसी को कहते हैं पानी बीच मीन प्यासी। विवाह के दिन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने में बेटी को दिलचस्पी न लेते देखकर वो थोड़ी बेचैन होने लगी और बहू के सामने भुनभुनाई। माना नई पीढ़ी को परंपरागत धार्मिक अनुष्ठानों में अब विश्वास नहीं रहा, फिर भी विवाह जैसे पवित्र समय पर निशा को कुछ तो अपनी परंपरा निभानी चाहिए। वो निशा को इस बारे में कोई नसीहत देती उससे पहले ही बहू ने उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर दिया। मांझी, आप कुछ मत बोलिए,
वरना कोई तड़ से आपको जवाब दे देगा जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे मन की कुछ बातें भले ही शब्दों की अभिव्यक्ति से परे होती है, पर मन में कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो किसी की मनोदशा को अच्छी तरह भांप लेती है, उसके अनकहे दुख सुख को आंखों में ही पढ़ लेती है। बिना बोले ही गोदावरी काकी की मनोदशा उनकी बहू सुमन अच्छी तरह महसूस कर रही थी और आंखों ही आंखों में संग होने का एहसास दिला रही थी। एक ही परिस्थिति और वातावरण में सह गए दुख और अपमान ने इन दोनों प्रतिद्वंदियों को परस्पर आत्मीय बना दिया था। इसलिए बहू की सलाह उन्हें उचित ही लगी और शादी में दखल देने के बजाय उन्होंने पूरा दिन बंगले के खूबसूरत बगीचे में सलीके से बनी क्यारियां देखते हुए गुजारा। शादी किसी बड़े होटल में हो रही थी। शाम को शादी में जाते वक्त वो पूरी तरह चुप रही। बेटी ने जैसे कपड़े दिए, जिस तरह से पहनने की हिदायत दी, उन्होंने वही वैसा ही पहन लिया। हालांकि इस सब से उनका दम घुट रहा था। वास्तविकता से अलग दिखना उन्हें बहुत मुश्किल और असहज महसूस हो रहा था। अपना पूरा व्यक्तित्व ही उन्हें झूठा और बनावटी लगने लगा था, जिससे मुक्त होकर अपनी उसी पुरानी दुनिया में लौट जाने को वो छटपटा उठी, जहां वो जैसी थी वैसी ही रहती थी, जहां उन्हें हर काम के लिए बिना रोक टोक पूरी आजादी थी, जहां उन्हें अपनी बहू और बेटे का भरपूर स्नेह और सम्मान मिलता था। होटल में होने वाली इतनी भव्य शादी उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। एक सजे धजे एसी हॉल में शादी का मंडप लगा था, जहां घुटनों तक ऊंची मटमैली धोती और बिना प्रेस किया कुर्ता पहने पुरोहित की जगह पैंट शर्ट पहने और हाथों में घड़ी मोबाइल लिए पंडित जी शादी करवा रहे थे। शादी के पारंपरिक गीतों के बदले सामने बने स्टेज पर गजल गायन हो रहा था। उनके लिए सारा दृश्य बहुत अजीब और अनोखा था। उनके मन की स्थिति भांपकर सुमन उन्हें एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। आज पहली बार उन्हें अपनी बहू की सारी अच्छाइयां एक एक करके नजर आ रही थी। उनकी जैसी बहू तो भगवान किसी किसी को ही देते हैं। आजकल तो बहुएं सास ससुर से अलग होकर पति के साथ मन मर्जी से आजाद जीवन जीना पसंद करती हैं। कहीं ऐसा न हो कि उनके ताने उलाने सुनते सुनते उनकी उनकी बहू का धैर्य और सहन शक्ति जवाब दे जाए और वो भी किसी न किसी बहाने उनसे मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढ ले। फिर अपने इकलौते बेटे बहू व पोतों से अलग होकर वो कैसे जिएंगी? इस कल्पना मात्र से ही गोदावरी काकी सिहर उठी। दूसरे दिन नेहा की विदाई होते ही गोदावरी काकी भी अपना सामान बांधकर जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले बेटी द्वारा दी गई सिल्क की साड़ी तहाकर चुपचाप उसके बिस्तर पर रख आई। निशा ने और एक दो दिन रुकने का अनुरोध किया, पर उन्होंने प्यार से मना कर दिया। लेकिन जैसे स्टेशन जाने के लिए कार में बैठी, बेशुमार खामोश सिसकियां आत्मसम्मानी गोदावरी काकी का कलेजा चीरने लगी। अब तक कंठ में फंसी रुलाई एक हिचकी के साथ आंसुओं के सैलाब में फूट पड़ी। तभी 5-6 मिठाइयों का पैकेट संभाले मयंक उनके बगल में आ बैठा और अपने दोनों हाथ उनके गले में डालते हुए उनके गले लग गया। शायद नानी के मर्म पर लगी चोट को एक वही समझ पा रहा था। ट्रेन में सारा सामान व्यवस्थित कर मयंक जब नानी के पैर छूने के लिए झुका तो नानी की ममता उमड़ पड़ी और भावना में बहती नानी ने अपने आंचल से खोलकर एक 500 का नोट नाती के जेब में ठूंस दिया। घर वापस पहुंचते ही शाम को मोहल्ले की ढेर सारी औरतें गोदावरी काकी का हालचाल पूछने आ जुटी। सबके साथ बैठी गोदावरी काकी नातिन की शादी का बखान कर रही थी और सबको शादी के लड्डू खिला रही थी। तभी उनके कानों में सुमित की तेज आवाज टकराई। वो सुमन को डांट रहा था। चाय बनाते वक्त होश में नहीं रहती हो क्या? तुमने चाय में शक्कर डाली नहीं है? जवाब में बहू के कुछ कहने से पहले ही गोदावरी काकी बोली, यह कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? अरे शक्कर नहीं डाली है तो खुद एक चम्मच शक्कर लेकर डाल ले। और खबरदार, जो अब से तुमने मेरी बहू से इतनी ऊंची आवाज में बात की। माँ के इस बदले तेवर को देखकर हैरान सुमित उनका मुंह ताकता ही रह गया। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक विदा।